तियानशिंग कोर्टयार्ड लू फैमिली के मैन एस्टेट पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैं कार से उतरा और विला के लोहे के गेट की तरफ बढ़ा, जहां मैंने देखा कि नौकरों की एक कतार लाइन से खड़ी थी। सबने एक साथ चिल्लाकर कहा, वेलकम बैक यंग मास्टर। मैं इस ग्रैंड वेलकम से थोड़ा चौंका, फिर मैंने खुद को संभाला, नौकरों की तरफ हाथ हिलाया और अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरे बगल में अचानक कोई प्रकट हुआ जिसने मुझे डरा ही दिया। मेरे ऊपर ढेर सारा रंग बिरंगे कागज के टुकड़े आ गिरा। आचेन वापस आ गया। हाँ, हम दोनों को एक साथ खड़े देखकर आंटी लू और बाकी सब लोग खुशी से मुस्कुराए। फिर वे हमें खींचकर बैंक्वेट हॉल में ले गए। मैंने देखा कि लिविंग रूम को बहुत ही सजावटी और महफिली अंदाज में सजाया गया था और उन्होंने काफी सारे लोगों को बुलाया हुआ था। हर कोई बहुत ही फॉर्मल कपड़ों में तैयार था। मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैंने उलझन में लू फेई की तरफ देखा। लू फेई ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, ये वही सगाई की पार्टी है जो हमारी मम्मियों ने हमारे लिए रखी है, क्योंकि मेरी मम्मी का कहना है कि जो काम आज हो सकता है उसमें देरी क्यों करनी। वैसे भी हम दोनों वापस आ ही गए हैं, तो उन्होंने आज ही इसे रखने का फैसला कर लिया। क्या तुमने अब हकीकत स्वीकार कर ली है? अब और नानुक्कर तो नहीं करोगे ना? लू फेई मुझे करारा जवाब देने ही वाली थी, लेकिन कुछ मेहमानों को हमारी तरफ आते देखकर वह मुस्कुराई और उसने मेरी बाह में अपनी बाह डाल ली और मुझे जोर से एक छुटकी काट ली। जब मेहमान चले गए तो हमने तुरंत एक दूसरे को छोड़ दिया। जैसे ही हम फिर से बहस शुरू करने वाले थे, तभी हमें आंटी लू की आवाज सुनाई दी, अरे चेन, फेई तुम दोनों कहाँ हो? जरा इधर आओ और इसे देखो। तुम्हारी सगाई की पार्टी के लिए मैंने खास ऑर्डर देकर एक बहुत ही खूबसूरत केक मंगवाया है। तुम दोनों को यह बहुत पसंद आएगा। ये सुनकर मैंने बेबसी से अपने माथे पर हाथ मारा और जवाब दिया, आ रहे हैं, बस पहुंच ही रहे हैं। बोलते बोलते मैंने लू फेई को पकड़ा और केक की तरफ खींचता हुआ ले गया। जब हम वहाँ पहुंचे तो हमने 10 टियर वाला केक देखा। वह वाकई बेहद खूबसूरत था, बिल्कुल किसी महल की तरह लग रहा था। सच में वह हर लड़की के सपनों जैसा केक था। मैंने चुपके से लू फेई के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे। मैंने देखा कि वह केक को देख रही थी। उसकी आंखें खुशी से आधी मूंद गई थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तभी अंकल लू ने अचानक मेरे कंधे को थपथपाया और बहुत गंभीरता से मुझसे कहा, आपसे तुम्हें फेई का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, समझे? मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, उसे कभी दुखी मत करना। दादाजी लू ने भी सिर हिलाया। उनका अक्सर सख्त रहने वाला चेहरा भी इस वक्त एक खुशनुमा मुस्कान से भरा हुआ था। उन्होंने बात जोड़ते हुए कहा, तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब तक तुम दोनों खुश और मिलजुल कर रहोगे, मेरे लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं है। इतना कहने के बाद उन्होंने भी मेरा कंधा थपथपाया। ये सुनकर लू फेई ने नाखुशी में अपना मुंह बना लिया। तो किसी ने मुझसे पूछने की तकलीफें भी नहीं उठाई कि क्या मैं सच में इससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन दादाजी का सख्त रूप देखकर उसमें इतने सारे लोगों के सामने सीधे ना कहने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसे बात को वहीं दबाना पड़ा। मैं इसके साथ आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करती हूँ कि अचेन और फेई की सगाई हो चुकी है, ताकि उन्हें अपनी भावनाएं समझने का वक्त मिले। और चूंकि अभी उनका ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए तुरंत शादी करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, एक बार जब लू फेई ग्रेजुएट हो जाएगी तो वे शादी करने के लिए विदेश जा सकते हैं। लू फेई मुझे बेबसी और गुस्से से घूरती रह गई। इसका क्या मतलब हुआ? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मैंने तो अभी तक तुम्हारी कोई शिकायत भी नहीं की है और तुम उल्टे मेरी ही शिकायत कर रहे हो। फिर लू फेई ने मुझे अपना सिर नीचे झुकाने का इशारा किया। अचेन, मुझे ये मत कहना कि तुम इतने समय से चुपके चुपके मुझसे प्यार करते आ रहे हो। क्या इसीलिए तुम मुझसे शादी करने के लिए इतने बेताब हो? उसकी नजदीकी और उसकी आवाज की वह दुर्लभ कोमलता देखकर शुरुआत में तो मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने उसे एक सख्त नजरों से देखा, थोड़ा पीछे हटा और कहा, मिस लू, आप इतनी नार्सिसिस्टिक नहीं हो सकती। कौन भला चुपके चुपके आपसे प्यार कर रहा है? मुझे भी तो इस सब में जबरदस्ती घसीटा गया है। ठीक है, खैर, जब आप भी ये नहीं चाहती तो चलिए मिलकर इसका विरोध करते हैं। मुझे यकीन है कि मेरे पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और वे आपको किसी ऐसे इंसान से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे जिसे आप पसंद नहीं करती। बस मेरे पापा के सामने थोड़ा रो धो लेना, उनका दिल पिघल जाएगा और शायद हमें शादी ही न करनी पड़े। ये आखिरी वाक्य सुनते ही लू फेई ने त्योरियां चढ़ा ली और ढिठाई से पलट कर कहा, तो फिर तुम खुद जाकर ये बात क्यों नहीं उठा सकते? मुझे ही क्यों कहना पड़े कि हमारी जोड़ी जमती नहीं है? मेरा विद्रोही स्वभाव भी जाग उठा, इसलिए मैंने कहा, मैं तो ये बात नहीं उठाने वाला। तुम क्या कर लोगी फिर मुझे उसे याद दिलाना जरूरी लगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी सगाई तो पक्की हो ही चुकी है। मेरी मानो तो बस अपनी किस्मत को स्वीकार कर लो। तुम सच में अपनी किस्मत स्वीकार कर रहे हो? मैंने अपने हाथ हवा में उठाए। मैंने तो भाई स्वीकार कर लिया है। लू फेई, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अगर हमारी शादी होती भी है तो वो हम दोनों के ग्रेजुएशन के बाद ही होगी। तब तक बीच में क्या हो जाए किसे पता? हो सकता है कि हमें शादी करनी ही न पड़े। मेरी इस बात से रास्ता निकलने पर लू फेई के सुर बदल गए। मुझे किस बात की चिंता होगी भला? अगर शादी होती है तो हो जाए, मुझे तो बस एक पति ही मिलेगा ना, इसमें बुरा क्या है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हे भगवान, अचेन, तुम मुझे बहुत कम आंकते हो। मुझे लगता है तुम्हें औरतों की जरा भी समझ नहीं है। क्या आजमा कर देखना चाहते हो? तो आ जाओ मैदान में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी उतावली होगी। मेरी प्यारी अचेन, जब तुम इतनी शिद्दत दिखा ही रहे हो तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। जैसे ही मैं अपनी बात आगे जारी रखने वाला था, मुझे अचानक लगा कि कोई हमें बहुत गौर से घूर रहा है। मैं तुरंत पीछे हटा और देखा कि लगभग सभी मेहमान
कान टकटकी लगाए हमें ही देख रहे थे। मेरे कान पल भर में शर्म से लाल हो गए। हे भगवान, हम हंसी मजाक में इतने खो गए थे कि भूल ही गए कि हम अभी भी अपनी ही सगाई की पार्टी में हैं। ये कितना शर्मनाक था। बुजुर्गों की दिल खोलकर हंसने की आवाजें हमारे पीछे गूंज उठी। मैंने हड़बड़ी में लू फेई फेई का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले आया। ये सब तुम्हारी गलती है। सबके सामने मुझे इस तरह दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। अब देखो क्या हुआ, सबने हमें देख लिया। अब हम क्या करें? मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। अब इस बात को पकड़कर बैठने का क्या फायदा? वैसे भी ये हमारी ही सगाई की पार्टी है। अगर हम थोड़े से करीब आ भी गए तो इसमें गलत क्या है? आखिरकार हम अपने लग्जरी अपार्टमेंट में वापस पहुंच गए। जब हम दरवाजे पर पहुंचे तो मैंने नीचे देखा और दरवाजा खोलने के लिए अपने फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया। तभी लू फेई फेई का फोन बजा। क्या ये मेरी मम्मी का फोन है? कॉलर आईडी देखते ही लू फेई फेई का सिर दर्द करने लगा। उसे अचानक से एक अजीब सी अनहोनी की आशंका होने लगी। फेई फेई, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। मैंने किसी से कहकर तुम्हारे अपार्टमेंट में थोड़ा बदलाव करवाया है। तुम दोनों की अब सगाई हो चुकी है। अब से तुम दोनों एक ही कमरे में सोओगे। अपनी भावनाओं को जल्दी गहरा करने का यही अकेला तरीका है, समझी? बदलाव? मम्मी, आपने लोगों को अंदर आने भी कैसे दिया? उसी वक्त मैं अंदर आया और चारों तरफ देखा। कुछ अजीब लग रहा था। मैंने वापस लू फेई फेई की तरफ देखा और पूछा, ये कमरा ऐसा क्यों दिख रहा है? क्या हमारे यहाँ चोरी हो गई? लू फेई फेई तुरंत समझ गई कि क्या हुआ था। उसने एक सूखी हंसी हंसी। मम्मी, मुझे ये मत बताना कि आपने अचेन के कमरे को भी बदल दिया है। बिल्कुल करवाया है, आंटी लू ने बड़े हक से जवाब दिया। मैं तुम दोनों को अलग अलग कमरों में सोने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती। अब से तुम दोनों को साथ में ही सोना होगा, समझ गए? अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों को तुरंत विदेश भेज दूंगी। विदेश में तो तुम्हारी शादी और भी जल्दी हो सकती है। अब तुम खुद ही सोच लो। उफ, मुझे पता है मैंने कुछ तोहफे खरीदे थे और उन्हें तुम्हारे बिस्तर पर रख दिया है। मम। आंटी लू फोन के दूसरी तरफ से रहस्यमयी ढंग से हंसी। तुम लोग बाद में खुद ही खोल कर देख लेना। अब मैं तुम दोनों के आराम में और बाधा नहीं डालूंगी। गुड नाइट मुआ। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। वो बात सुनने के बाद लू फेई फेई को बहुत ही बुरा एहसास हो रहा था। जब हम दोनों बेडरूम में गए तो हमने बिस्तर पर एक डिब्बा रखा हुआ देखा। वो काफी बड़ा डिब्बा था। किस तरह का तोहफा होगा? मैंने खुशी खुशी डिब्बा खोला। आंटी लू हमारे साथ कितनी अच्छी हैं। ये तो असल में गुब्बारे थे। उन्होंने गुब्बारों का पूरा डिब्बा ही खरीद डाला था। रुकिए, आंटी लू ने इतने सारे गुब्बारे क्यों खरीदे? लू फेई फेई, जिसने अभी अभी फोन काटा था, उसने मेरे हैरान चेहरे को देखा और उत्सुकता से झुक कर देखा। क्या है इसमें? क्या सच में इतना हैरान करने वाला कुछ है? जब उसने डिब्बे के अंदर देखा तो उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगी और वह पूरी तरह चुप हो गई। हम बस एक दूसरे को घूरते रहे। फिर हम दोनों की हंसी छूट गई। मैंने डिब्बे की तरफ देखा और कहा, यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में होंगे। इतने सारे दे दिए। इन सबको इस्तेमाल करने में कितना वक्त लग जाएगा? आपके साथ इन्हें कौन इस्तेमाल करना चाहता है? आप खुद को समझते क्या है? आपको इतनी शर्म क्यों आ रही है? वैसे भी हमारी सगाई हो चुकी है। गुचेन, तुम ठरकी कहीं के। हाँ, हमने थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे को छेड़ा। फिर मैंने पूछा, तो आज रात हम क्या करने वाले हैं? लू फेई फेई की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। इसका कोई अच्छा समाधान नजर नहीं आ रहा था। मैं कुछ देर चुप रहा। फिर मैंने सुझाव दिया, काफी देर हो रही है, तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पर जाकर सो जाता हूँ। ये तय रहा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। लू फेई फेई के जवाब का इंतजार किए बिना मैं सोने के लिए लिविंग रूम में चला गया। अगली सुबह जल्दी फ्रेश होने के बाद मैं सोफे पर बैठकर लू फेई फेई का इंतजार करने लगा और टाइम पास करने के लिए फोन पर गेम खेलने लगा। मैं काफी देर तक खेलता रहा, लेकिन लू फेई फेई अभी भी बाहर नहीं आई थी। इसलिए मैंने दरवाजा खटखटाया। शुरुआत में कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने दरवाजा धकेला और अंदर चला गया। लू फेई फेई, उठ जाओ, हम स्कूल के लिए देर हो जाएगी। देर? थोड़ी देर बाद लू फेई फेई पूरी तरह तैयार होकर अपने बेडरूम से बाहर आई। उसने मुझसे कहा, चलो जल्दी करो। मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर हम तेजी से स्कूल की तरफ निकल पड़े। जब हम पहुंचे तो क्लास शुरू होने में अभी भी 5 मिनट बाकी थे। मैं अपनी सीट पर बैठ गया और खुशी से सोचने लगा, वाह, आखिरकार देर नहीं हुई। हाँ, युशिन ने मुझे धीमे से जवाब दिया। फिर वो मुझे देखकर दोबारा मुस्कुराई। उसके होठों का वो हल्का सा घुमाव देखकर मैं कुछ पल के लिए सोच में डूब गया। इसके तुरंत बाद स्कूल की घंटी बज गई। टीचर अंदर आए और क्लास शुरू कर दी। एक और उबाऊ रोजमर्रा के दिन की शुरुआत करते हुए। आधी क्लास बीतने के बाद मुझे बहुत चिढ़ महसूस होने लगी। मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने एक बहाना बनाया और चुपके से बाहर निकल गया। मैंने स्कूल के मेन गेट से बाहर जाकर टहलने का प्लान बनाया था। जब मैं मेन गेट पर पहुंचा तो जैसे ही मैं बाहर जाने वाला था, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया। उस अधेड़ उम्र के गार्ड ने कड़ाई से कहा, स्टूडेंट, तुम बाहर नहीं जा सकते, कृपया अपना लीव पास दिखाओ। मैंने जवाब दिया, मेरे पास लीव पास नहीं है, लेकिन मुझे सच में बाहर एक जरूरी काम निपटाना है। मैंने अपने काउंसलर से बात कर ली है। मैं सिर्फ लीव पास पहचानता हूँ। अगर तुम्हारे पास पास नहीं है तो तुम कैंपस से बाहर नहीं जा सकते, या फिर तुम अपने क्लास टीचर को फोन कर सकते हो। वे फोन पर मुझे समझा देंगे तो भी चलेगा। मैं तो वैसे भी क्लास बंक करके आ रहा था। अगर मैंने अपने काउंसलर को फोन किया तो क्या मैं कल का सूरज देखने के लिए जिंदा भी बचूंगा? ये गार्ड बहुत ज्यादा ही सख्त था। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा और बस वहाँ से मुड़कर चला गया। मुझे एक बाउंड्री वॉल मिली और मैं सीधे उसके ऊपर से कूद गया। एक बार जब मैं बाहर आ गया तो गुस्से और जल्दबाजी में मैंने सीधे
सीधे प्रिंसिपल को फोन मिलाया और कहा, हेलो प्रिंसिपल साहब, मैं गू चेन बोल रहा हूँ। हमारे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड वाकई अपने फर्ज के प्रति बहुत वफादार हैं। मैंने तो प्रिंसिपल के जवाब का इंतजार तक नहीं किया, बस सीधे फोन काट दिया। मैं नींद यूरी करने के लिए वापस अपने लग्जरी अपार्टमेंट चला गया। चेन, ये लड़का अचानक सुरक्षा गार्डों का मुद्दा क्यों उठा रहा है? क्या कुछ हुआ था? उफ, खैर जो भी हो, मैं सिक्योरिटी हेड को फोन करके पूछता हूँ। हेलो, क्या ये सिक्योरिटी ऑफिस है? मैंने सुना है आपका सिक्योरिटी ऑफिस अपनी ड्यूटी को लेकर काफी मुस्तैद है। जरा देखो कि वहाँ चल क्या रहा है। इस मामले को ढंग से संभालो। सिक्योरिटी हेड एकदम हक्का बक्का रह गया। ड्यूटी के प्रति मुस्तैद, ये तो कहीं से भी तारीफ नहीं लग रही थी। क्या किसी ने कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया है? इन लोगों को तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी करना खूब आता है। मैं खुद जाकर देखता हूँ कि आखिर ड्यूटी पर कौन था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं उन्हें नौकरी से निकाल दूंगा, भले ही मुझे गलत फहमी हुई हो। पर प्रिंसिपल साहब किसी मामूली गार्ड के पीछे मेरा जीना हराम तो नहीं करेंगे, है ना? लेकिन अगर सच में किसी ने कोई गड़बड़ की है और मैं उस बंदे को काम पर रखे रहता हूँ तो सारा इल्जाम मेरे सिर आ जाएगा। जिस गार्ड ने मुझे रोका था उसे अचानक बात करने के लिए अंदर बुलाया गया। उसका सीनियर उसे लगातार सुनाए जा रहा था। गार्ड को उसमें से कुछ भी याद नहीं रहा। आखिरी में उसे बस एक ही वाक्य याद रहा, तुम्हें कल से आने की जरूरत नहीं है। उसने अविश्वास से अपने बॉस की तरफ देखा, लेकिन उसके बॉस ने उससे नजरें चुरा ली। अंदर ही अंदर बहुत अपराधी महसूस करते हुए वो गार्ड वहाँ एकदम सुन्न खड़ा रह गया। तो क्या सिर्फ अपनी ड्यूटी करना भी एक गलती थी? तभी एक साफ और कड़क आवाज गूंजी, मिस्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गार्ड ने अपना सिर घुमाया और देखा कि चश्मा पहने एक लड़की उसके पास खड़ी है। उसने उलझन में पूछा, मिस? गार्ड ने तुरंत आदर के साथ पुकारा। जो म्याओ गार्ड की बात पर हंस पड़ी। मैं कोई अमीर खानदान की वारिस नहीं हूँ, मैं तो बस एक साधारण से परिवार की लड़की हूँ। तो आपको मेरे साथ इतने आदर से पेश आने की जरूरत नहीं है मिस्टर। ये सुनकर गार्ड को तुरंत उस लड़की से अपनापन महसूस हुआ। पता चला कि वह भी उसी की तरह एक आम इंसान थी। शुक्रिया छोटी बच्ची, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और अपने अच्छे भविष्य के लिए मेहनत करनी चाहिए। और मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। मैं बस अपनी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ, थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। गार्ड की कोई मंशा नहीं थी कि वो बात को ज्यादा बढ़ाए, लेकिन वह उस लड़की के लगातार पूछे जाने वाले सवालों के आगे टिक नहीं पाया। आखिरकार उसे शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी बतानी ही पड़ी। जो म्याओ ये सब सुनकर गहरी सोच में डूब गई और उसके माथे पर बल आ गए। फिर उसने उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं मिस्टर, अब मैं सब समझ गई हूँ। आपको आज के लिए घर जाकर आराम करना चाहिए। इसका कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें आपको नौकरी से निकालने नहीं दूंगी। गार्ड के जवाब का इंतजार किए बिना वह दौड़कर एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ चली गई, सीधे मेरी क्लासरूम की ओर। जब वो वहाँ पहुंची तो उसने अंदर जा रही एक अनजान लड़की को रोका। सुनो, हे, क्या तुम मेरे लिए गू चेन को बुला दोगी? लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो क्लासरूम के अंदर गई और देखा। वो वापस बाहर आई और माफी मांगने वाले अंदाज में जो म्याओ की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सॉरी, गू चेन क्लासरूम में नहीं है, शायद तुम थोड़ी देर बाद वापस आ सकती हो। शुक्रिया, मैं समझ गई। अगली सुबह जल्दी जब मैं सोकर उठा तो एकदम तरोताजा महसूस कर रहा था। मैं लू फेई फेई के साथ स्कूल गया। जैसे ही मैं स्कूल के मेन गेट से गुजरा, मेरी आदत के मुताबिक मेरी नजर पड़ी। एक अनजान चेहरा देखकर मैं एक सेकंड के लिए ठिठक गया, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे आगे जो म्याओ दिखाई दी। मैं हंसते हुए उसके पास गया और बोला, बड़े दिनों बाद मिले, गुड मॉर्निंग। जो म्याओ। ये सुनकर जो म्याओ ने मुंह बनाया और मुझे अनदेखा कर दिया। फिर वह मुझे नाराजगी से घूरने लगी। उसकी इस तरह घूरने की वजह से मैं काफी सहज महसूस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? किसने पंगा लिया तुमसे? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए उससे बदला लूंगा। जो म्याओ बोली, मुझसे किसी ने पंगा नहीं लिया, बस मेरा मूड खराब है और कुछ नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इस बारे में कुछ कर सकती हूँ, आपकी तरह नहीं। यंग मास्टर गू, जिनकी उंगलियों पर पूरी दुनिया नाचती है, अगर आप नाखुश हैं तो किसी न किसी को तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, है ना? फिर मेरी तरफ देखे बिना ही वो बिना पीछे मुड़े चली गई। जो म्याओ के इस ताने मारने वाले रवैये ने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। सच में उसकी दिक्कत क्या थी? ये सब आखिर किस बारे में था? मैं अपनी क्लास में गया और काफी उदास होकर बैठ गया। यूशिन ने मेरी तरफ हल्की सी नजर डाली और खुद ही पूछ लिया, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने यूशिन की तरफ एहसानमंदी से देखा। बताओ मुझे, जो म्याओ आखिर इतनी गुस्से में क्यों है? यूशिन मेरे सवाल से दंग रह गई और काफी देर तक चुप रही। उसका उलझन भरा चेहरा देखकर मुझे अचानक याद आया कि मैंने तो उसे पूरी कहानी बताई ही नहीं थी। उफ, मेरा दिमाग भी ना। ये सुनने के बाद यूशिन के चेहरे पर सोच विचार वाले भाव आ गए। मुझे याद है, तुमने मुझे पहले बताया था कि कल जब तुम चुपके से बाहर निकले थे तो तुमने प्रिंसिपल को फोन किया था। क्या तुमने उनसे कुछ कहा था? मैंने एक सेकंड के लिए पीछे की बात सोची और कहा, मैंने सच में ऐसा कुछ खास नहीं कहा था। उस वक्त बस मेरा दिमाग गर्म था, तो मैंने प्रिंसिपल को फोन करके कह दिया कि सिक्योरिटी ऑफिस अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत ही ज्यादा मुस्तैद है। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं कहा। यूशिन थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। उसने एक हल्की सी आह भरी और मुझसे बोली, अगर मैं
प्रिंसिपल होती और मुझे तुम्हारा फोन आता बिना ये जाने कि चल क्या रहा है, तो मैं अपने जूनियर अफसरों से पूछती। तुम्हारे जूनियर अफसरों को शायद गलतफहमी हो गई होगी। और जहाँ तक जो म्याओ के गुस्से की बात है, मेरा अंदाजा है कि वह शायद उस गार्ड का दर्द समझ पा रही है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने उलझन में उसकी तरफ देखा। तुम्हें नहीं पता? मुझे लगा तुम और जो म्याओ काफी करीब हो। प्लीज मुझे बता भी दो। तो यूशिन ने मुझे समझाया, क्योंकि जो म्याओ के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, इसलिए स्कूल ने उसे अपने यहाँ खींच लिया। उन्होंने उसे बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दी और उसके इसे कबूल करने की वजह यह है कि उसका परिवार बहुत गरीब है। ये सुनकर मैं चौंक गया। सच में? जो म्याओ जिस तरह के कपड़े पहनती है, उसे देखकर वो किसी भी कोण से गरीब स्टूडेंट नहीं लगती। लेकिन फिर सोचा जाए तो शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो खुद को किसी अमीर खानदान की लेडी की तरह संभालती है, इसलिए चाहे वो कोई भी कपड़े पहने वे उस पर कभी सस्ते नहीं लगते। यूशिन ने अपनी बात जारी रखी। जाहिर है ये सच है। बहुत से लोग जानते हैं कि उसका फैमिली बैकग्राउंड एकदम नॉर्मल है और वह सिंगल पेरेंट वाले घर से आती है। सुना है जब उसकी माँ पहले काम करती थी तो अमीर लोग उन्हें बहुत परेशान करते थे, इसलिए उसे अमीरों से सख्त नफरत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतनी मसालेदार जानकारी होगी। मैंने मन ही मन सोचा, कोई ताज्जुब नहीं कि अभी उसका रवैया मेरे प्रति ऐसा क्यों था। उसने शायद मुझे गलत समझ लिया। तुमने भी पिछले कुछ दिनों में कैंपस में कई बार देखा होगा, लड़के उसे प्रपोज करते रहते हैं, है ना? वे लड़के असल में सब अमीर बाप के औलादे हैं, तो तुम समझ ही सकते हो उन्हें तो मौके पर ही रिजेक्ट होना ही था। फिर अगर कोई अमीर लड़का उसे प्रपोज न करे तो क्या तब भी उसका रवैया ऐसा ही रहेगा? वो तो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति कभी आई भी है। हमारी यूनिवर्सिटी एक एलीट स्कूल है। आमतौर पर जो भी यहाँ दाखिला पाता है वो या तो अमीर होता है या ताकतवर। बहुत ही कम संख्या में लोग अपनी पढ़ाई के दम पर स्पेशल रिक्रूटमेंट के जरिए आ पाते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स वाले उन लड़कों में अक्सर हीन भावना होती है। वे तो उसे प्रपोज करने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। मैंने समझदारी में सिर हिलाया। यूशिन की सफाई की वजह से मुझे धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। कोई ताज्जुब नहीं कि जो म्याओ अभी इतनी गुस्से में क्यों थी। उसने शायद ये सोच लिया होगा कि कैसे उसकी माँ को दूसरों ने प्रताड़ित किया था। तो तुमने जो बताया उसके हिसाब से मुझे लगता है कि उसने तुम्हें गलत समझ लिया है। उसे लगा कि तुमने बस अपना मूड खराब होने की वजह से उस गार्ड को परेशान किया और निकलवा दिया। मेरा सच में ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं उस वक्त थोड़ा चिढ़ गया था, ये सच है, लेकिन मैं उस तरह का घमंडी बदतमीज इंसान नहीं हूँ जो बस अपना मूड खराब होने पर अपनी ताकत दिखाए और लोगों को परेशान करे। इसके तुरंत बाद यूशिन ने आह भरी। उसकी ठंडी आवाज फिर से गूंजी। ईमानदारी से कहूँ तो ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ है। ये दुनिया हमेशा से ही जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली रही है। इस तरह की चीजें होना एकदम सामान्य है। तो चाहे जैसे भी देखो, इसके लिए थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। तुम क्या करने वाले हो? अचानक हमें महसूस हुआ कि हमारे आसपास का माहौल अजीब तरीके से शांत हो गया है। हमने ऊपर देखा तो पाया कि पोडियम पर खड़े टीचर सीधे हमारी तरफ ही घूर रहे थे। स्टूडेंट्स, आप दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आपको बातें करनी है तो बाहर जाकर कीजिए। हमने एक दूसरे को देखा, फिर चुपचाप अपने मुंह बंद कर लिए और लेक्चर सुनने लगे। जैसे ही क्लास खत्म हुई, मैं जो म्याओ को ढूंढने के लिए हवा की रफ्तार से भागा। जब मैं उसकी क्लास के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने एक लड़की को रोका। हाय, क्या तुम मेरे लिए जो म्याओ को बुला दोगी? बस उससे कहना कि गुचेन उससे मिलने आया है। थैंक्स। हैं तुम हो? आज इतनी जल्दी प्रपोज करने आ गए? बुरे नहीं हो, काफी सच्चाई दिखा रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उसे उस सब के लिए ढूंढने नहीं आया हूँ। हे, बस उसे मेरे लिए बुला दो, ओके? क्योंकि तुम इतने हैंडसम हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे पास अच्छा मौका है। इस मौके को हाथ से मत जाने देना। जो म्याओ, बाहर एक बहुत ही हैंडसम लड़का आया है। वो कह रहा है कि उसका नाम गुचेन है। मैं बाहर इंतजार कर रहा था, इस बात से परेशान कि जो म्याओ बाहर आएगी भी या नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सच में बाहर आ जाएगी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसका रवैया थोड़ा ठंडा था, जिससे मुझे काफी असहज महसूस हुआ। मुझे लगा कि वो अभी भी मुझे गलत समझ रही है। मुझे कुछ मिनट दो, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। इसलिए हम क्लासरूम से बाहर निकलकर एकेडमिक बिल्डिंग के पास एक खाली जगह पर चले गए। मैंने बाएं और दाएं देखा, ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई देख नहीं रहा है। मैं उसकी तरफ मुड़ा और संजीदगी से कहा, उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में मैंने वो नहीं किया। मैंने किसी को ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया था। तुम चिंता मत करो, मैं इसे ठीक करने का कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगा। लेकिन जो म्याओ, आज तुमने हद पार कर दी। तुम्हें ये तक नहीं पता था कि पूरी बात शुरू कैसे हुई और तुमने सीधा सीधा इल्जाम मेरे सिर मढ़ दिया। क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरे साथ इंसाफ है? इतना कहने के बाद मैं जाने के लिए मुड़ा। जो म्याओ ने मेरी तरफ देखा वह इस बात से हैरान थी कि मैं कितना गंभीर था। मुझे जाता हुआ देखकर वो अचानक कुछ कदम आगे बढ़ी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, आई एम सॉरी। मैं रुका, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने फिर से कहा, आई एम सॉरी। मेरी सफाई सुनने के बाद उसे समझ आ गया था कि उसने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया था। उसने शुरुआत में सोचा था कि मैं भी बाकी लड़कों की तरह हूँ, जो किसी न किसी छिपे हुए मकसद से उसके करीब आते हैं। इसलिए उसने अनजाने में मेरे साथ भी उन्हीं लड़कों जैसा बर्ताव कर दिया, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए करते हैं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में उसे इतनी गंभीरता से सब समझाऊंगा। ये सोचते हुए वह अचानक हल्का सा मुस्कुराई। इस बार मैं
मुड़ा और जानबूझकर कहा, मैंने तुम्हारी माफी सुन ली है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ नहीं करने वाला। इतना कहने के बाद मैंने उसका हाथ झटका और वहाँ से निकल गया। जो म्याओ बिना पलक झपकाए मेरी पीठ को घूरती रह गई। काफी देर तक अपनी नजरें हटा ही तभी पाई। इसके बाद मैं प्रिंसिपल के ऑफिस गया। हालांकि क्लास की घंटी बज चुकी थी, पर मेरे पास परवाह करने का टाइम नहीं था। मैं सीधे धड़धड़ाते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसा और तुरंत बोला, मुझे आपसे बात करनी है। आई एम सो सॉरी। मैं यंग मास्टर गू को नहीं रोक पाया। प्रिंसिपल ने दर्द से अपना माथा पकड़ लिया। वो पहले तो काफी गुस्से में थे और चिल्लाने ही वाले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो मैं हूँ तो तुरंत उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ 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 हाँ, अरे ये तो यंग मास्टर गू है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आइए आइए बैठिए। तुम जरा बाहर जाओ। यंग मास्टर गू और मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। सेक्रेटरी तो एकदम हक्का बक्का रह गया। शायद उसने पहली बार देखा था कि प्रिंसिपल किसी स्टूडेंट से इतने दोस्ताना और लाड प्यार से बात कर रहे हो। प्रिंसिपल की सख्त नजर पड़ते ही वो होश में आया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। बैठने की बजाय मैं सीधे उनकी डेस्क के पास गया, उस पर जोर से हाथ मारा और बोला, अंकल आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो बस हमारे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड की तारीफ कर रहा था कि वो अपनी ड्यूटी के लिए कितना समर्पित है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कल मेरा लहजा सही नहीं था, लेकिन मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था। नौकरी से निकाल दिया? मैंने तो बस सिक्योरिटी हेड से कहा था कि मामले को देखें। मैंने उसे नौकरी से निकालने के लिए कभी नहीं कहा। मैं उसे निकालना नहीं चाहता था। अंकल, आपको उस गार्ड को वापस नौकरी पर रखना होगा। उसे काम पर वापस बुलाइए। अंकल, उसे काम पर वापस आने दीजिए ना। वो सच में अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत समर्पित है। इतना मेहनती और वफादार कर्मचारी पाकर तो हमें गर्व होना चाहिए। प्रिंसिपल ने एक पल के लिए सोचा। ठीक है, फिर जब तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन गू चेन, आगे से तुम ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। सिर्फ गुस्सा आने पर यूं ही कुछ भी बोल देना सही नहीं है। अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। मैं प्रिंसिपल की बातें सुनकर सन्न रह गया और खुद के बारे में सोचने लगा। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने प्रिंसिपल के आगे झुककर कहा, मैं मानता हूँ कि यहाँ मेरी गलती थी। ऐसा करते हैं, जब आप उस गार्ड को वापस रख लें तो उसकी सैलरी बढ़ा दीजिएगा। बेशक इसका पूरा खर्च मैं उठाऊंगा, ये मेरे पर्सनल नाम से दिया जाएगा। इतना कहने के बाद मैंने अपना फोन निकाला और प्रिंसिपल को पैसे ट्रांसफर कर दिए। फिर मैं प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकल गया। ऑफिस से बाहर निकलते ही मुझे एकदम राहत महसूस हुई। अब जब ये मामला सुलझ गया था तो मैं चैन की सांस लिए बिना नहीं रह सका। एक धुन गुनगुनाते हुए मैं वापस एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ चलने लगा।